हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 28वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपके सामान्य अध्ययन जीएस पेपर से जीएससी प्रवक्ता परीक्षा में यहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है सिलेबस के अनुसार ही तैयार किए गए हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग और सभी पार्ट से जो है यहाँ पे आपको प्रश्न इसमें मिलेगा। और इसका पहला पार्ट जो है, इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें गलत युग्म का चुनाव करना है। इधर कृषक आंदोलन है, उससे संबंधित नेता है, तो कौन सा इसमें गलत है? तो बेंगू जो है रामनारायण चौधरी कृषक आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, जो बेंगू में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। बूंदी नैनूराम शर्मा थे, ये भी कृषक आंदोलन है जो बूंदी में हुआ था, उसके जो नेता थे नैनूराम शर्मा थे। बिजोलिया विजय सिंह पथिक थे, ठीक है, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। और बीकानेरी नरोत्तम लाल जोशी थी, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर में जो है जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व जो है रघुबर दयाल किए थे, ठीक है, रघुबर दयाल। और ये जो नरोत्तम लाल जोशी हैं, ये राजस्थान के विधानसभा प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा युग्म गलत है ये पूछा था, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, गलत युग्म को पहचान करना है। यहाँ पे खनिज है और उससे संबंधित खान है, आपको मिलान करना है। तो जिप्सम पराना, तो ये पहला ही सही हो जाएगा, आपका पहला ही गलत है। ये पराना जो है ये लिग्नाइट कोयला के लिए है, ठीक है, लिग्नाइट कोयला का खान है, लिग्नाइट कोयला का खान है। और जिप्सम का जो क्षेत्र है, जिप्सम का जो खान है वो जो है आपका बीकानेर के जामसर में है, ठीक है, जामसर, बीकानेर के जामसर में ये खान है, ठीक है। तो जामसर नाम से एक खान है जो बीकानेर में है, वो जिप्सम के लिए जाना जाता है, ठीक है। और जो पराना है ये लिग्नाइट कोयला का खान है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत युग्म को पहचानना था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बाकी इसमें सब सही हैं। गुलाबी संगमरमर का खान है बाबरमल, तांबड़ा का है राजस्थान, यूरेनियम का है कुराड़िया, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। तो महाभियोग की कैसी प्रक्रिया है? तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया की होती है। और अब महाभियोग की प्रक्रिया है जो है 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना पड़ता है किसको? राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो आपका चंडीगढ़ हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, दादर और नगर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, लक्षद्वीप हुआ, पुडुचेरी हो गया। भारत के ऐसे राज्य हैं, ये केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ पे केवल एक सीट लोकसभा की है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि बैंक दर कम कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बैंक दर कम किए जाने पर जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जो होती है उसकी दर बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। छठवां नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaCH3O3, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? तो ये एसिटिलीन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCS और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। तो सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? तो सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद मीथेन का होता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, फिर जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। सबसे कम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है, जो हम लोग
फ्रिज वगैरह में से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही क्रम सबसे सही है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मीथेन का, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का, फिर CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया? तो करेक्ट आंसर है आपका भी केरल। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने केरल को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर जो है राज्य को पहला डिजिटल राज्य जो है घोषित किया। इसमें जो है लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए अक्षय ऊर्जा पर जोर, IT स्कूल को बढ़ावा, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग जैसी कई सुविधाएं प्रदान की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। योजना के अंतर्गत जो है 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ये भी सही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक LPG गैस कनेक्शन पर BPL परिवार को 2800 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बिल्कुल गलत है। योजना देश भर में 5 करोड़ BPL परिवारों को लाभ पहुंचाएगी, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी A, B और D आपका सही है। तो यहाँ पे आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा, A, B, D सही है। ठीक है, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मई 2016 को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो अल्प बचतें जो होती हैं इसको जो है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। राजस्व बजट में जो है सरकार की राजस्व प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं। ये जो अल्प बचतें हैं ये शामिल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। तो ये है याचना मुद्रा बाजार। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग जो है योजना मुद्रा बाजार है। मुद्रा बाजार एक संगठित विनिमय बाजार है जहां प्रतिभागी 1 वर्ष या उससे कम की परिपक्वता के साथ जो है अत्यकालिक उच्च गुणवत्ता वाले ऋण प्रतिभूतियों को उधार ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण एवं पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना आरंभ की है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना कन्या वन समृद्धि योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत जो है राज्य सरकार किसानों के परिवारों को मुफ्त पौधे मुहैया कराएगी जहाँ बालिकाएँ पैदा होंगी। ठीक है, किसानों के परिवारों को वृक्षारोपण के लिए ये पौधे बालिकाओं के जन्म पर जो है मुहैया कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? तो स्वराज दल की स्थापना हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 9 जनवरी 1923 में। ठीक है, 1923 में। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया था? तो 1 1916, उसके बाद जो है 1916 के बाद 1919 यानी 3, 1 के बाद 3। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 के बाद 3 आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कौन आया था दूसरा? फिर आपका आया था चौथा, नहीं, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 30 में और ये जो है स्वराज दल की स्थापना 1920 में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की अदा भूमिका की थी? तो ये किया था तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य जो है 4 मार्च जो है 1931 को जो है गांधी एवं पैक्ट हुआ, जिसके बाद जो है गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है और सर तेज बहादुर सप्रू ने इस समझौते में जो है मध्यस्थता की थी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे मंदिर है, जिला है, आपको मिलान करना है। तो कामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो ये पाली में है। ठीक है, शीतलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो ये झालावाड़ में है। ठीक है, पीपला माता कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में है।
और नीलकंठ मंदिर कहाँ पे है, तो ये अलवर में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 3 2 1 यानी आपका कोड नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आयोग में सही सुमेलित नहीं है। तो 240 एक के ग में पुदुचेरी राज्य है, तो यही पहला ही आपका गलत है, यह सुमेलित नहीं है। ये पुदुचेरी नहीं है ग के अंतर्गत, ये है दादर। ठीक है, दादर और नगर हवेली है। ठीक है, दादर और नगर हवेली। और 240 के एक के क में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक के ख में लक्षद्वीप है, और एक के ग में आपका दादर और नगर हवेली हो जाएगा, और घ में दमन और दीव हो जाएगा। तो ये तीनों आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 240 एक के ग के तहत जो है दादर और नगर हवेली को राष्ट्रपति की शक्ति है कि वह उस राज्य में जो है विनिमय बनाने में काम करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 240 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी। तो ये संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई थी। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। संथानम समिति की सिफारिशों के अंतर्गत जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना गृह मंत्रालय द्वारा जो है 1964 में, ठीक है, 1964 में की गई थी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अनुसार जो है अब यह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नेतृत्व में बहुसदस्यीय सतर्कता आयोग है, और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अतिरिक्त इनमें 2 अन्य सतर्कता आयुक्त भी होंगे। ठीक है, तो 2003 में संशोधन हुआ था, 2003 में ये संशोधन हुआ था। ठीक है, और उसके अनुसार जो है यह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नेतृत्व में जो है बहुसदस्यीय सतर्कता आयोग हो गया है। ठीक है, और इसमें 2 अन्य सतर्कता आयुक्त की भी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, किस नदी घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है। तो ये चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी की घाटी जो है गहरी खड्डभूमि के लिए जानी जाती है। इस नदी की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, तो मध्य प्रदेश की मशहूर शहर के निकट जाना पाव पहाड़ी से होती है। यह यमुना की जो है सहायक नदी है, और उससे जो है उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में मिलती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, 2 सूची दिया गया है, एक यहाँ पे प्राकृतिक आपदा है और यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र से है, उसको मिलान करना है। तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान होता है। भूकंप के लिए तो ये भूकंप जो है हिमालयी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और सूखा जो है कहाँ पे, तो सूखा पश्चिमी व मध्य भारत में। ठीक है, तो सूखा पश्चिमी व मध्य भारत में, और सुनामी जो है भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3, 4 का 4। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस में की प्रणेता जो है अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन है। यह जो है 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने के लिए जो है आयोजित किया जाता है। और इस तारीख को जो है उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु का मौसम रहता है। और पृथ्वी दिवस या अर्थ डे शब्द जो है जूलियन कोनिंग ने जो है 1969 में दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की सभ्यता की सीमा क्या है, शून्य की सीमा क्या है। तो यहाँ पे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य आपका शून्य की सीमा रखता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है 20 की आवृत्ति वाली ध्वनि को श्रव्य तरंगे कहते हैं, और मानव श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। यही मनुष्य की सभ्यता की सीमा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है। तो ये घृत कुमारी। ठीक है, घृत कुमारी को एलोवेरा तथा ग्वारपाठा भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
इसको एलोवेरा या ग्वारकाटा के नाम से भी जाना जाता है और यह एक औषधीय फसल है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम ये एलोवेरा है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है एलोवेरा है। यह एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधे के रूप में विख्यात है। इसकी उत्पत्ति जो है उत्तरी अफ्रीका से मानी जाती है और इसका उपयोग जो है व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधि में जो है उपयोग होता है। यह मधुमेह के इलाज में लाभदायक होता है। यह पौधा जो है भारत में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित कौन सा राज्य है? जैविक खेती पर आधारित कौन सा राज्य है? तो ये सिक्किम है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम है, यहाँ पे लगभग जो है 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जो है जैविक कृषि को अपना करके जो है देश का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है। कलिका पुराण जो है ये शाक्त धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल कितने पुराण है? तो कुल 18 महापुराण है। तो आप लोग जानते होंगे इसको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शाक्त मतलब होता है शक्ति आराधना और कलिका पुराण जो है ये शक्ति आराधना से संबंधित एक पुराण है जिसको शाक्त के नाम से भी जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 189। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1945 को हुई थी और इसमें सदस्य कुल कितने हैं? तो 189 हैं। ठीक है, सत्ताईस नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो है समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली ने दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को हुई थी। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक 9 राज्यों को जो है छूती है, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और बाकी 8 जो है राज्य से इसको छूती है। तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? तो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी का क्या है? कार्डमम है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डमम पहाड़ी है जो केरल में स्थित है। ठीक है, ये केरल में स्थित है और कार्डमम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ मसालों का उत्पादन व्यापक पैमाने पर किया जाता है। यह पश्चिमी घाट का जो है हिस्सा है। कार्डमम पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित है। तो सी ऑप्शन सही होगा। 30वां नंबर प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है। यह अरब सागर और तथा जो है बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य तथा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच स्थित है। राम सेतु या एडम्स ब्रिज जलडमरू मध्य में ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। 31 नंबर है, डॉक्टर नर्स से वही संबंध है जो पुलिस इंस्पेक्टर में है। तो डॉक्टर नर्स में वही संबंध है जो पुलिस इंस्पेक्टर से क्या संबंध है? तो सिपाही से। ठीक है, जैसे डॉक्टर में नर्स होता है तो इंस्पेक्टर में कौन से होते हैं? तो वो पुलिस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित आकृतियों में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो यहाँ पे भिन्न आपका देख लीजिए कौन सा है? तो सी ऑप्शन देख लीजिए। ये वृत्त है, अंदर भी वृत्त है, त्रिभुज है, अंदर भी त्रिभुज है। ये आयत है लेकिन अंदर त्रिभुज कर दिया है और ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें बीच में त्रिभुज कर दिया थी इसलिए भिन्न है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किस में वही संबंध है जो JL और WZ के बीच में है? तो J+2 कर दें तो क्या हो जाएगा? JKL हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा और W+2 कर दें क्या हो जाएगा? WXYZ हो जाएगा। ठीक है, +3 कर दें।
ठीक है, +3 कर दें, यानी +2 करने पर यल प्राप्त हुआ, +3 करने पर जेड प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से इसमें भी आना चाहिए। तो ए में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और आर में +3 कर दें, आर एस टी यू, तो ये आपका ए भी प्राप्त हो जा रहा है, यू प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जे +2 कर देते हैं तो यल आता है, डब्लू +3 कर देते हैं तो जेड आ जाता है। इसी प्रकार ए +2 कर देते हैं तो हमारा सी आ जाता है, और आर +3 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, यू आ जाता है। और इन तीनों में ऐसा समान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, बच्चों की एक पंक्ति में बलि बाएं से सातवां, बलि जो है बाएं से कितना है, सातवां है, तथा मोती दाएं से चौथा है, मोती दाएं से चौथा है। ठीक है, ये बायां होगा, ये दायां होगा, ये चौथा है, ये सातवां है। अब क्या कह रहा है, जब बलि और मोती अपने स्थान परस्पर बदलते हैं तो बलि जो है, बलि 15 बाएं से 15वें स्थान पर होगा, मोती का स्थान आपको बताना है। ठीक है, मोती का स्थान आपको बताना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बच्चों की पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात कर लेना है। तो पंक्ति में बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 15 + 4 - 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 4 19 1 18, यानी बच्चों की पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब इसलिए जो है क्या करेंगे, स्थान बदलने पर मोती का स्थान क्या हो जाएगा, मोती का स्थान क्या हो जाएगा, जब ये स्थान बदला जाता है तो क्या होगा, पंक्ति की संख्या 18 है तो 18 - 7 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो मोती का कितना स्थान हो जाएगा, कौन सा, तो 12वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12वां स्थान है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित 3 कथनों की जांच कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है वही बताना है आपको। श्याम जो है, श्याम हरि का पिता है। ठीक है, हरि का पिता है श्याम। सुरेश हरि का बेटा है, सुरेश हरि का बेटा है, कौन, सुरेश। ठीक है, और सुरेश के 3 बेटे हैं और इसके जो है कितने, 3 बेटे हैं। ठीक है, तो कौन सा कथन निकलता है, तो श्याम सुरेश का बेटा है, तो श्याम, तो यहाँ पे कोई दिया नहीं है। ठीक, तो नहीं होगा। हरि श्याम का भाई है, हरि जो है श्याम का भाई है, ये तो यहाँ पे बेटा दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। सुरेश हरि का पिता है, तो सुरेश हरि का पिता है, तो ये तो सही है, यहीं पहला दिया है जो है, हरि सुरेश का बेटा है, तो सुरेश हरि का पिता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 36 नंबर है, वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसको जब 5 से बढ़ाया जाता है तब वह 8, 11 और 24 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसको करने के लिए जो है 8, 11, 24 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे किसका, 8, 11 और 24 का। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमको आज मिल जाएगा 264। ठीक है, और इसलिए सबसे छोटी संख्या जो कि 8, 11 और 24 से विभाजित होती है, तो वो संख्या कौन दिया है, 5 दिया है। तो 264 से या जब हम 5 माइनस कर देंगे तो 259 हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वो संख्या 259 है जो 5 से बढ़ाया जा सकता है, जिससे वो 8, 11, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, यदि x नॉट इक्वल टू वाई और x - y² बराबर x + y² का होल स्क्वायर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, x - y का होल स्क्वायर बराबर दिया है x + y का होल स्क्वायर और x नॉट इक्वल टू y दिया है। ठीक है, तो इसी को हम ड्राइव कर देते हैं, तो x² + y² - 2xy हो जाएगा, 2xy। अब यहाँ पे हो जाएगा x² + y² + 2xy हो जाएगा। ठीक है, तो 2xy यहाँ पे प्लस माइनस जब इधर आएगा तो ये कट जाएगा, तो 4xy बच जाएगा। तो 4xy बराबर 0, तो xy बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आपका xy बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे ये होना आपका सही दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, किसड़ा के पास कुछ मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं। यदि पशु शीर्षों की कुल संख्या 81 है, शीर्षों मतलब सर का, और पशु टांगों की कुल संख्या 234 है, तो कुल पशुओं में मुर्गियों का प्रतिशत कितना है।
तो माना मुर्गियों का प्रतिशत जो है, मुर्गियों का प्रतिशत पूछा है, तो मुर्गियों का प्रतिशत मान लीजिए x है, और बकरियों का संख्या कितना, बकरियों का संख्या दिया नहीं है, तो बकरियों की संख्या कितना हो जाएगी, मान लीजिए y है। ठीक है, ये मुर्गी हो गया, ये बकरी हो गया। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल पशुओं की कुल जो है सिरों की संख्या, तो यानी x मुर्गी और बकरी की सिरों की संख्या कितनी है, 81 है। ठीक है, अब देखिए टांगों की संख्या, टांग 2 होगी तो 2x प्लस 2y 4y। ठीक है, बकरियों के 4 होंगे और मुर्गियों के 2 होंगे, तो ये बराबर जो है 234 के है। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अरे यहाँ पे मुर्गी और बकरी के एक सिर होंगे, और यहाँ पे मुर्गी के 2 पैर होंगे और इसका बकरी का 4 पैर होगा, ये बराबर है 234 के। अब समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे y कट गया, तो यहाँ पे x कट गया, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, तो y का मान आ गया आपका 36, यानी बकरियों की संख्या कितनी है 36 और मुर्गियों का कितना हो जाएगा 45 यानी 45। ठीक है, अब मुर्गियों का प्रतिशत पूछा है, तो मुर्गियों का परसेंट कितना हो जाएगा, तो मुर्गियों की गिनती बटे कुल पशु गुणे 1000 हो जाएगा। तो मुर्गियाँ कितना आई थी 45, तो 45 प्लस 36 गुणे 100, यानी 45 बटे 81 गुणे 100। अब जब इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 55 सही 5/9। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए के स्थान पर सी को लेते हैं तो औसत 19 होगा, और यदि बी के स्थान पर सी को लेते हैं तो औसत 21 होगा। तो सी बी और ए की आयु क्रम से क्या होगी। तो माना ए बी सी की आयु क्रम से XYZ है, XYZ है ए बी सी की आयु। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो x प्लस वाई यानी है ए बी हो जाएगा x प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना है 20 है। ठीक है, अब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ये उधर जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पहला समीकरण हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, YZ यानी BC का कितना दिया है तो 19 दिया है, तो यानी आपका y प्लस जेड बाई 2 बराबर 19, यानी y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्या हो गया 38 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना, ये 40 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 40 और y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 38। ठीक है, इसी तरह से जब तीसरा निकालेंगे और x जेड का निकालेंगे तो x जेड का क्या हो जाएगा, x प्लस जेड का हो जाएगा आपका 42। ठीक है, तो यहाँ पे आप समीकरण 1 2 को जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण तीसरा चौथा जो निकला था, x बराबर कितना आया था 22 आया था, और y बराबर कितना निकला था 18 निकला था। अब z बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको, तो 20 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 22 वर्ष किसका है x यानी a, और b का हो जाएगा 18 वर्ष, और z का यानी c का हो जाएगा आपका 20 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, a का हो जाएगा 20 वर्ष, बी का हो जाएगा आपका 18 वर्ष, और सी का हो जाएगा आपका 22 वर्ष। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, तीन संख्याएं इस प्रकार है कि पहली दूसरी की दोगुनी और तीसरी की आधी है। ये तीनों संख्याओं का औसत जो है 56 है। तो क्रमबद्ध तीन संख्याएं कौन सी होंगी, तो क्या दिया है ए बराबर 2b दिया है, यानी c/2 बराबर क्या दिया है x दिया है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर x हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, x प्लस x/2 प्लस 2x/3। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 56 के। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा ऊपर इसके, तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस x प्लस 4x बराबर जो है 56 गुणे 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 56 गुणे 6/7 बराबर कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 48 आ गया मान, तो a बराबर कितना आ गया 48 आ गया, तो b बराबर कितना आया था 24 आया था, और c बराबर कितना आया था 96 आया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, तो क्रमबद्ध तीनों जो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, 48 और 24 और 96 हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के खुद सॉल्व कर सकते हैं एक बार। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके आयोग द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।